हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वीडियो ऑन कर लीजिए। ऑलराइट, आर्या सिंह वापस इस बैच में आ गई है घूम फिर कर। आर्या, बैचेस के टाइमिंग बिल्कुल सेट नहीं होते हैं, ऐसा है। अरे सर, पहले उन्होंने बोला कि क्लास 6 to 7:15 होगी, फिर ज्वाइन किया तो बोला 7:30 to 9 होगी। अच्छा, फिर वेडनेसडे कर दिया हमने टाइम, वेडनेसडे वाली। ठीक। अब तो वो सॉर्ट हो गया है ना वेडनेसडे। हाँ, अब होगी। ऑलराइट, सो बाकी स्टूडेंट्स पहले तो वीडियोस ऑन कर लो यार। जिन जिन के सैटरडे को जेई के साथ क्लैशेस आते थे, आई होप अब सबको वो सॉर्ट हो चुका होगा। आपके जो सैटरडे के क्लासेस होंगे जेई के, वो वेंसडे शिफ्ट हो चुके हैं। तो आपका जो सैटरडे का बोर्ड का क्लास रहेगा वो इसी वक्त सेम टाइम पे ही रहेगा। सो अब कोई आपको कंफ्यूजन ना हो उसको लेकर कि आपके जो बोर्ड के टाइमिंग है टीटीएस में ही रहेंगे सेम टाइमिंग्स, एंड जेई वालों के टाइमिंग जो सैटरडे को थे वो वेंसडे शिफ्ट हो जाएंगे। तो एस बी सेम वक्त पर ही रहेगी। तो मैं बता देता हूँ, मॉर्निंग में किसी की नींद खराब ना हो। सर मैं तो उठ गया था, उठ गई थी। क्या नींद खराब होती तो दिल से गालियां भी निकलती, तो मैं नहीं खाना चाहता। लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था। तो जैसा कि चैप्टर 1 खत्म होने पर मैंने एक डेडलाइन दी थी कंप्लीट करने के लिए। मंडे इज योर डेडलाइन। आज थर्सडे है, मंडे से पहले आपका या मंडे तक आपका चैप्टर नंबर 2 का होमवर्क मुझे गूगल क्लासरूम पर मिल जाना चाहिए। ट्यूसडे की क्लास से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। बट प्लीज इस चीज को आप अपने लिए करो। मैं नहीं चाहता हूं कि आप कॉपी पेस्ट करके मुझे दे दो अपना होमवर्क, वो कोई काम का नहीं है। जब खुद से करोगे तो ही फायदा होगा, क्योंकि आप टेस्ट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे, खुद ने किया है। फ्यूचर रिवीजन जल्दी होने लगेगा क्योंकि खुद ने किया था। सिर्फ सबमिट करने के लिए, दिखाने के लिए अगर दे दिया आपने, वो मेरे कोई काम का नहीं, ना आपके कोई काम का। मुझे तो सिर्फ ये थप्पा लगा दोगे कि सर कर लिया मैंने काम। बाद में रिजल्ट नहीं आएगा तो मुझे पता लग जाएगा वैसे भी कि कैसे किया था वो काम। तो आप खुद के लिए करो, ज्यादा मेहनत से करोगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 में हमने कौन सी ब्रांच को एक्सप्लोर किया था फिजिक्स की? यस ईशान, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वर्ड ही 2 चैप्टर से चला आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पांशु, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बिल्कुल नहीं था तो बेटा। 2 चैप्टर खत्म हो गया है। दीप, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? दीप, बहुत डिस्टर्बेंस था, नॉइस। बीच में रुक जाए तुझे तो बता ही देगा मेरे को। अरे भाई, मतलब यश, तो सटिया जाता है क्या? तू एक साथ मुझे 50 मैसेजेस भेज देता। अरे भाई, एक ही भेज दे, सब आंसर गलत ही है जितने भी भेजे हैं। चार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं था, वो चार्ज की बात कर रहा है यश। मैं ये पूछ के बताऊं मैं क्या बताना चाहता हूँ कि 2 चैप्टर खत्म हो गए, और जो ब्रांच हमने पढ़ी हम उसको 60% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शायद बता पाए, बाकी 40 को ये नहीं बताया भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था। दीप का आंसर सही है, ठीक है आर्या, सही है आपका भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बात की बात भूल जाओ। जब आपके चार्जेस को आप रेस्ट पे पढ़ा करोगे तब आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हो। इलेक्ट्रो म्हणजे चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो चार्जेस की स्टडी एट रेस्ट को ही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला था।
और जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तो स्पेसिफिक 3 प्रॉपर्टीज उनकी, हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर बहुत फोकस किया। चैप्टर नंबर 1 में वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, और चैप्टर नंबर 2 में था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये चीज जब आपसे कोई पूछे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, और जब हमने की तो हमने 3 मेजर एरियाज पर फोकस किया, उसके इलेक्ट्रिक फोर्स पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। अब हमारा चार्ज बैठे बैठे थक चुका है, अब वो मूव करना स्टार्ट करेगा। और जब भी कोई चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है तो बचपन से सिखाया गया है फ्लो ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स वाई चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अब आपको बेसिकली करंट के बारे में पढ़ना है, और जब हम करंट के बारे में पढ़ लेंगे तो ये करंट के, ये मूविंग चार्जेस के, चार्जेस इन मोशन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं कि जब वो करंट आता है तब उसके साथ साथ सिर्फ करंट ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। एक मूविंग चार्ज अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो इन दिस चैप्टर हम सिर्फ किस पर फोकस करने वाले हैं, करंट पर, और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइसेस पर, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। जैसे एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में आपने सुना है, पोटेंशियोमीटर भी होता है, वोल्ट व्हीट स्टोन ब्रिज भी होता है, मीटर ब्रिज भी होता है। और अगर आप स्कूल में होते हैं अभी हाल, तो आपको इनके ऊपर प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, और ये प्रैक्टिकल्स आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर चार्जेस मूव करना स्टार्ट करेंगे, अब मोशन में आ जाएंगे। अब अगर मैं करंट की ही बात करने वाला हूं इस चैप्टर में, तो सबसे पहले करंट को रिवाइज करना तो बहुत जरूरी। 10th स्टैंडर्ड में करंट के बारे में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी। करंट का सिंबल क्या होता है, करंट का डेफिनेशन क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट स्केलर या वेक्टर होता है, करंट का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस हो तो क्या होगा, एवरेज हो तो क्या होगा। चलो बात करते हैं उसकी। आज पूरा सेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा सेशन है, कोई बात ज्यादा लोड लेने वाला सेशन भी नहीं है, और न्यूमेरिकल वाइज ज्यादा कुछ है भी नहीं। इस चैप्टर में मेजर लोड आता है तो 3rd 4th सेशन के बाद से। सो अगर मैं करंट की बात करूं तो सबसे पहले चीज करंट की क्या होगी, करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं कौन सा चार्ज, बट अभी हाल के लिए फ्लो ऑफ चार्जेस। यही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है करंट को लेकर। करंट का सिंबल बचपन से भाई बताया गया है, करंट को आई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस केस में अच्छा है कि आई बड़ा लिखो छोटा लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्मॉल आई आई ज्यादा और चीजों का रिप्रेजेंटेशन फिजिक्स में 12th में होगा नहीं। तो कहीं पर स्मॉल आई भी दिखेगा, कहीं पे कैपिटल आई भी दिखेगा, तो बुरा मत लगाइएगा भाई, आई है तो करंट है। फिर इसी आई को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाया गया था। क्या था वो फॉर्मूला, वेरी गुड ईशानी, Q बाई टी। तो I इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई टी लिखो या स्मॉल q, चार्ज में भी ये प्रॉब्लम नहीं है भाई, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो एक ही बात है। तो ये इसका फॉर्मूला बनाया गया था। अब अगर आपको याद हो तो 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 2 में घुसते से ही आपको बताया गया था इन, यस द्वारकेश कुछ डाउट है आपको, नहीं, ऑलराइट। 11th स्टैंडर्ड में आपको ये बताया गया था कि in SI system there are 7 fundamental quantities we have: length, mass, time, electric current, मतलब current is one of the fundamental quantity। फिर था luminous intensity, amount of substance, temperature। तो यहां पर मैं वो पॉइंट भी ऐड कर सकता हूं कि भाई ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है।
फिर हमको ये बताया गया कि इसका कुछ SI यूनिट भी होता है, और SI यूनिट क्या है उसका? ध्रुवी, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देख तेरे लिए कुछ लिख भी दिया है मैंने, याद आया? एम्पियर। यस, एम्पियर, आंद्रे एम्पियर ऐसा करके कोई भाई साहब थे, बना दिया आपके ऊपर से सही यूनिट एम्पियर। इसको स्मॉल ए मत लिख के आना, वो फिक्स है भाई, कैपिटल ए ही होता है। ऑलराइट, फिर अगर हमको एवरेज करंट निकालना हो आगे जाके फिजिक्स में कभी, तो आई एवरेज इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी करके निकल सकता है। और इंस्टेंटेनियस करंट अगर निकालने को बोला जाए तो 11th ने हमको वो भी सिखाया है। इंस्टेंटेनियस इज डी क्यू बाय डी टी। चार्ज का डिफरेंशिएशन कर दो, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे आज। डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। और कोई चीज आपके दिमाग में आ रही हो सर ये तो आप लिखना भूल ही गए, क्योंकि मुझे तो पता है। देवम शाह, क्या लगता है देवम? यश चौधरी आपने सही बोला सर, डायमेंशन नहीं लिखा। दीप ने आंसर सही दिया, एक और चीज है बस, यश डायमेंशन में एस लगा देना तू। देवम, तेरा हमेशा अनम्यूट तेरा प्रॉब्लम ही रहता है। वेरी गुड प्रीत। तश्वी, तश्वी यस सर। क्या रह गया तश्वी? मैंने स्टार्टिंग में आते से ही बोला था। अच्छा, वैसे वीडियो क्यों ऑफ है? तो ऑन रखती है। स्केलर क्वांटिटी भाई, करंट इज अ स्केलर, एक टर्म मैंने स्टार्टिंग में भी यूज किया था। यही मुद्दा बन जाता है आर्ग्यूमेंट का भी एक, कि करंट को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, बट जितना मैंने पढ़ा है करंट के पास तो डायरेक्शन भी होता है। कुछ डायरेक्शन एक नहीं बल्कि दो डायरेक्शन होते हैं। एक परंपरा है, चली आ रही है, शुरू से बताया जा रहा है ऐसा होगा, एक बाद में पता लगा ऐसा नहीं होगा। तो उसकी बात करते हैं कि भाई अगर मैं बात करूं डायरेक्शन वाइज, तो एक था कन्वेंशनल डायरेक्शन, और एक था उसका इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या हुआ करता था निपुण? बचपन से क्या 10th स्टैंडर्ड से सिखाया हुआ है? अरे रुक जा प्री, मिलेगा तेरे को ही मौका। यस, हमेशा एक बैटरी बना दी जाती है जिसका एक साइड बड़ा कर दिया जाता है, दूसरा छोटा। बड़े साइड का पॉजिटिव बोलते, छोटे वाले का नेगेटिव, और बोल देते कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव में एंटर कर रहा होगा। तो कन्वेंशनली तो भाई हम यही बोलते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। बट जब बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और ये सब पता लगा, तो एक्चुअली व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस में भी अगर मैं स्पेसिफिक हूं तो कौन से चार्ज की बात होती? इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो एक्चुअली जो करंट का डायरेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉनिक, वो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ऐसा क्यों वो भी बता दूंगा अभी हाल, बट एक्चुअली ये होता है। बट प्रॉब्लम क्या है? परंपरा है, चली आ रही है, तो आपको
हर बार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दिखाना तो ऐसे ही पड़ता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। पर आपको ये पता होना चाहिए करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे भागते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये तो एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, मतलब कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि सर एक साइड तो आप कह रहे हो कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ उपांशु मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड, बट एट द सेम टाइम आपने दो डायरेक्शन भी बता दिए, तो फिर स्केलर हुई या वेक्टर? ये आपसे पूछ रहा हूं। आदित्य क्या आंसर देगा दोस्त का? नो आदित्य, तेरा एज यूजुअल। आदित्य तुझे मेरे से बात करनी नहीं होती है सर, तूने फिक्स ही कर रखा सर आपसे बात ही नहीं करूंगा। जब तेरे को अनम्यूट करवाता तब तेरी आवाज नहीं आती मुझे। कुछ तेरे डिवाइस में इशू है। वेरी गुड वरुण। मिस्टर आदि, कोई बात नहीं आदित्य, तू देख एक बार। आदि वीडियो ऑफ करके बैठा है। डालू तेरे एमपीएन ग्रुप में फोटो डालू तेरा अभी क्लास का? आदि डबल एडी आई। आदि मतलब इसका मतलब तू क्लास में नहीं है, और इसका मतलब मैं तेरे को रिमूव करने की पूरी हक रखता हूँ। ये तो कहीं से भी मुझे जवाब तो नहीं दे रहा। ओके आदि, 1 मिनट के अंदर मुझे जवाब दे, नहीं तो तू क्लास के बाहर, और बाद में मैं जूम के थ्रू घर के अंदर आ जाऊंगा बात करने के लिए मम्मी से। ठीक है भाई, होती तो स्केलर क्वांटिटी ही है, बट क्योंकि आपका जो करंट है, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसे एक चीज फॉलो करना जरूरी है, वेक्टर लॉस, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर नहीं हो सकता। क्यों? मान लो कि अगर इधर से करंट आ रहा है 1 एम्पियर का और इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली अगर मुझे रिजल्टेंट करंट निकालना हो तो पहले तो एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा करके निकालना पड़ता है। पर ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर। यहाँ पे बता, देखा 1 आया 2 आया, इधर कितना चला गया? 3 एम्पियर। कोई झंझट नहीं था। तो बेसिकली हमारा जो करंट होता है वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, ये फॉलो नहीं करता है। दैट्स व्हाई उसको स्केलर बोला जाता है। हमारे सिलेबस में स्केलर बोला जाता है, बट अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे जाओगे तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन रखती है इसके बाद भी स्केलर होती है, उनका नाम एक नया ही क्वांटिटी रखा गया। पता है किसी को? ऐसी क्वांटिटी फिजिक्स में जिनके डायरेक्शन तो है, स्टिल वो स्केलर की तरह ट्रीट की जा रही, इनका एक नया नाम रखा गया। ना ही स्केलर ना ही वेक्टर, कोई तीसरा नाम रख दिया गया। भीष्म ने एड्रेस किया, बता रहे भीष्म सबको? टेंसर। यस, टेंसर क्वांटिटी। तो बहुत कम स्टूडेंट ने सुना होगा, जिन्होंने सुना है अच्छी बात है, तो आप याद रख सकते हो आज के बाद। ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन तो होता है बट उसके बावजूद उन्हें कंसीडर कैसे किया जाता है? स्केलर की तरह। ऐसी क्वांटिटी को टेंसर बोला जाता है। हमारे सिलेबस में नाम यूज नहीं किया, इसलिए मैं करूंगा भी नहीं, इसलिए करंट को स्केलर ही बोलेंगे। बट नाम आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए अच्छी बात है, याद रखिए। क्या ऐसा कोई और एग्जांपल पता है? करंट तो चलो टेंसर में आ गया, कोई और पता है? पढ़ा है आपने, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, 10th स्टैंडर्ड के 10th चैप्टर में पढ़ रहा था आपने, ऐसी एक और क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन था, पहले पेज पे उसका आंसर था 4th 5th लाइन। अब नोट्स याद है तो पहुंच जाओगे। और 1 नंबर में स्कूल में भी पूछा जाता था ये क्वेश्चन।
अब सोच लो, पहले तो चैप्टर 10 का नाम याद आए, फिर उसका पेज नंबर 1 याद आए, वो थोड़ी क्या प्रोसेस बड़ी हो गई। वेरी गुड यू, अरे यू वाह यू। 10th, सॉरी 10th नहीं भाई, 10th नहीं, माय बैड, माय बैड, 11th स्टैंडर्ड, 10th चैप्टर 11 का 10th चैप्टर 11th स्टैंडर्ड, तो ज्यादा दूर लेके नहीं जाऊं, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वरुण ने आंसर दिया था लाइट तो लाइट तो 10th में था, तो मुझे लगा मैंने ही गलत बोल दिया कुछ। द करेक्ट आंसर इज प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आपको ये बताया जाता है कि जब भी आप एक फ्लास्क में या किसी बॉटल में पानी फिल करते हो, तो वो पानी उसकी जो वॉल्स होती है उस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, जिससे स्पेशली नाम दिया गया था थ्रस्ट। तो डायरेक्शन तो है ना परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, बट क्योंकि कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं था, इस वजह से प्रेशर को भी स्केलर की तरह ट्रीट किया जाता था। ये पूछा भी जाता था 1 मार्क्स। तो याद रखिए, प्रेशर इज ऑल्सो टेंसर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड है, सॉरी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात हो रही है, बट स्टिल उसको स्केलर की तरह ट्रीट किया जाता था। चलो ये सब तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, इससे हट जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको एक चीज बताई गई है, हर बार आपको पिछले चैप्टर में बताई गई है, फ्री चार्ज कैरियर। फ्री चार्ज कैरियर ऐसा आपने बहुत सुना है। क्या होते हैं ये फ्री चार्ज कैरियर्स? फ्री चार्ज कैरियर्स पिछले चैप्टर में भी आया था जब 2.34 पढ़ रहे थे, पढ़े थे ना। इलेक्ट्रॉन को बोल दिया जाता है कंडक्टर में, कि भाई कंडक्टर में बहुत सारे, एक मटेरियल जिसमें बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर, उसको कंडक्टर बोल दिया जाता है, जिसमें नहीं हो उसको इंसुलेटर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। बट फ्री चार्ज कैरियर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये अलग अलग जगह अलग अलग होते। जैसे कि जब मैं कंडक्टर की बात करता हूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज कैरियर का काम करेंगे, बट जब मैं एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करूंगा, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में केमिस्ट्री में आपको बताया, वहां पर आयंस फ्री चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। बैटरी पढ़ी है ना, गैल्वेनिक सेल आया कि नहीं आया? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ऐसा ही है शायद। हाँ पता नहीं, उस वाले पार्ट में केमिस्ट्री में आएगा गैल्वेनिक सेल और बायो। तो वहां पे आप पढ़ोगे, ये जो सेल घर पे यूज कर रहे हो, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं। वो सॉल्यूशन के अंदर फ्री चार्ज कैरियर का काम कौन करता है? आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। और चैप्टर 14 में जब जाओगे, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में एक नया टाइप का फ्री चार्ज कैरियर पढ़ोगे, होल्स। इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही, पर होल्स करके एक टर्म सीखोगे आप। ये क्या है वो 14 चैप्टर तक वेट करते। तो ये फ्री चार्ज कैरियर होते अलग अलग जगह पर, बट सबका काम एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना मटेरियल। जब बात आती है फ्री चार्ज कैरियर की, तो करवाते तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही है, बट अलग अलग जगह अलग होते। तो अभी हाल जो पढ़ने वाले हैं वो इसके बारे में होगा। 3.4 में थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ज्ञान मैं भी दे दूंगा, तो वो 3.4 में आएगा, और ये तो चैप्टर 14 में जाके आएगा, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप। ये मैंने आपका ऑलमोस्ट शायद नोट्स का पेज नंबर 1 कंप्लीट करवाया है। अब पेज नंबर 2 पे चलते हैं। यस वरुण। सर वो 1 म्यू लिखा है मैंने कहाँ पे क्या लिख दिया है? तो तू क्या सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। म्यू नहीं यार, 14 चैप्टर लिख। अच्छा म्यू अभी कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है सर। ओके ओके, अब चैप्टर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के थर्मल मोशन की बात करते हैं हम। बड़ा इजी है, बस सुनते रहना, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पूरे सेशन में।
आपको ये तो पता है कि एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, बहुत सारे, बट ये बहुत सारे का कोई कोई कुछ अमाउंट तो होगा ना। तो जो एक निकाल के देखा गया अमाउंट है वो है 10 रेज टू द पावर 27 टू 10 रेज टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब। मतलब एक कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में इतने सारे फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, जिसमें 10 का पावर देखो 27 है और 29 एवरेज, मतलब बीच में 28 के आसपास हो जाता है। तो पर मीटर क्यूब में ही इतने सारे फ्री चार्ज कैरियर होते एक कंडक्टर के अंदर। क्या चुपचाप बैठे होते होंगे आराम से, जैसे आप बैठे हो अभी बोलने का मौका ही नहीं दे रहे सर आप, ठीक है मैं देता हूं, कोई बोलता ही नहीं, चुप तो नहीं बैठे हो। तो करते क्या है ये क्या करते हैं, जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो रूम टेम्परेचर पे कुछ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर लेते। हीट क्या, एनर्जी, जिसकी वजह से घूम रहे होते बावलों की तरह, बिना डायरेक्शन के, डायरेक्शनलेस। कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई टॉप बॉटम कहीं भी मूव कर रहे हैं, कैसा भी मूवमेंट चल रहा है। केमिस्ट्री में इसको नाम दे दिया जाता है रैंडम मोशन। कि इनके मोशन को क्या बोलेंगे हम, रैंडम मोशन। मूव तो कर रहे हैं बट रैंडमली। अब यहां पर आप एक लाइफ का मतलब एक चीज सीख सकते हो लाइफ के लिए, सक्सेस तभी मिलेगी जब आपके एफर्ट्स एक डायरेक्शन में हो, और रैंडम एफर्ट से कुछ नहीं होता। मतलब कभी कभी होता है ना, मोटिवेट हो जाते हैं, ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, इधर से ये लिया है वो लिया है, साला कहीं नहीं पहुंच पा रहे। एक पेज का एक बुक पढ़ते हैं, ये तो बोर हो गए, बुक चेंज, सब्जेक्ट चेंज। बट अगर कोई आपको डायरेक्शन दे दे कि बेटा इसी डायरेक्शन में जाना है, ये पढ़ते रहे, नंबर आ जाएंगे, तो आ भी जाते हैं, क्योंकि किसी ने आपको रास्ता दिखा दिया लीडर की तरह। अभी हाल प्रॉब्लम क्या है इन इलेक्ट्रॉन के साथ, इनके पास एनर्जी तो है बट उसको चैनलाइज करने के लिए कोई लीडर ही नहीं है। तो बावलों की तरह कहीं भी घूम रहे, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई बॉटम में जा रहा है। अल्टीमेटली क्या ये करंट बना पाएंगे? इनका नेट रिजल्ट जीरो निकल के आता है। अगर एक की वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में 5 थी तो राइट डायरेक्शन में -5 हो जाएगी और नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, इनिशियली थर्मल वेलोसिटी, तो किसी दूसरे वेलोसिटी की इलेक्ट्रॉन की u2 होगी, किसी तीसरे की u3 होगी, अप टू un होगी। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये एवरेज मतलब निकालने का ट्राई करूं तो ये एवरेज कितना निकल के आता है, 0। इसी वजह से अगर आपके घर पे आजू बाजू अभी कितने कंडक्टर हो गए, आजू बाजू में कोई भी मेटल रॉड हो गई, कुछ भी हो गया, क्या टच करते हो तो करंट लगता है? फ्री चार्ज कैरियर है, मूव भी कर रहा है पर डायरेक्शन लेस, नहीं पता जिंदगी में जाना किधर है, तो कहीं भी जा रहे हैं। तो यहां पर अभी हाल उसमें करंट नहीं बन सकता क्योंकि किसी ने डायरेक्शन ही नहीं दिया लाइफ। बट अगर कोई ऐसा आ जाए जो लाइफ में उसको डायरेक्शन दे दे तो फिर करंट बन सकता है। वही मेरा अगला टॉपिक होगा। तो पहले इस टॉपिक को कंक्लूड कर देता हूं। जब भी एक कंडक्टर के अंदर ये जो इनकी थर्मल वेलोसिटीज होती है, ये 10 रेज टू द पावर 4 टू 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की होती है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी वेलोसिटीज तो है, बट क्योंकि रैंडम है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करके ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आ जाता है, 0। तो एट रूम टेम्परेचर ये लोग करंट नहीं बना सकते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन। बट फिर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन को देखने के बाद किसी को तो आना पड़ेगा कि इनको राह दिखाई जाए, नहीं तो ये तो घूमते रहेंगे ऐसे। वो काम फिजिक्स में करता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो काम करती है बैटरी, वो काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पोटेंशियल डिफरेंस से बनने वाला।
तो यहां पर पेज चेंज कर लिया जाए पहले। जब हम एक कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये एंड हो जाता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो जाती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर थे वो फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट हो जाते हैं। याद करो मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था, QE। अब अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, और अगर चार्ज नेगेटिव होता था इलेक्ट्रॉन की तरह तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो बेसिकली जो इनका रैंडम मोशन था, बावलों की तरह दौड़ रहे, इधर उधर कुछ पता नहीं लग रहा, बस दौड़ रहे, उनको किसी ने डायरेक्शन दे दी, जबरदस्ती पुश किया कि नहीं इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो सबके पास थर्मल वेलोसिटी के अलावा एक और वेलोसिटी गेन होने लगी। क्यों? देख लो, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है? तो QE तो एज इट इज है, मैंने यहां पर फोर्स को रिप्लेस कर दिया ma से। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन उन्हें दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट होने लगे, मतलब उनके पास एक वेलोसिटी का नया कंपोनेंट गेन हो गया। तो जो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी थी वो तो है, पर उसके साथ साथ ये वेलोसिटी और आ गई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई उसके पास। अब क्योंकि वो एक डायरेक्शन में दौड़ सकते हैं, इसलिए अब ये करंट के पास, ये इलेक्ट्रॉन के पास क्या एबिलिटी आ गई है? करंट बनाने की, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और यहां से दो मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दूसरी रिलैक्सेशन टाइम। यहां पर आपको ये पेज नंबर जो भी नोट्स का उस पे मिलेंगे 134 पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से रिप्रेजेंट किया जाता है, V सबस्क्रिप्ट D, और रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से। टाउ टॉर्क वाला ही है बट टॉर्क नहीं है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये टाउ। तो अब समझते पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इस आज की क्लास में मेरे पास अभी लेट्स से 36 पार्टिसिपेंट्स है, तो इन 36 इंक्लूडिंग मी, तो 36 पार्टिसिपेंट्स को हम 36 इलेक्ट्रॉन की तरह देखते हैं, हम सब एक एक इलेक्ट्रॉन से। और ये पूरी क्लास हमारा वो कंडक्टर है, वो मटेरियल। अब जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस, मटेरियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया गया, तो हम सभी को फोर्स लगा। उस फोर्स की वजह से हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ गई, लेट्स से V1। तो विश्वा की वेलोसिटी कुछ V1 है, प्रीत की वेलोसिटी V2 है, आर्या की V3 है, मेरी V4 है, यूवी की V5 है, ध्रुवी की V6 है। मतलब सबके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं सेम आई होगी, अलग अलग होगी, बट सबके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी। अब जैसे ही मेरे पास वो वेलोसिटी आई, या यश के पास वो वेलोसिटी आई, उस वेलोसिटी को लेकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगा। दौड़ते 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 बीच में दूसरा इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयन आ गया, तो कोलिजन हो जाएगा। आप सोचो एक मटेरियल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज कैरियर थे, मैंने अभी बताया। तो ये जब स्टार्ट करेगा मोशन करना, थोड़ी देर में टकरा जाएगा किसी ना किसी से जाकर। ये उसी तरह कुंभ का मेला सुना है कभी? कुंभ अभी तो चर्चित था, गवर्नमेंट को गालियां भी बहुत पड़ी उस चीज पर कोरोना में। तो ऐसा ऐसा 4-5 जगह ही होता, 4 जगह ही होता है इंडिया में।
एक जगह पे मैं पैदा हुआ। बेसिकली कुंभ का मेला मेला का होता क्या, वो कुंभ के बिछड़े हुए भाई ऐसा एग्जांपल दे रहे होते, बहुत भीड़ होती, टू मच, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ होती। ये उस भीड़ की बात हो रही है यहाँ पर। अब आप दौड़ने का ट्राई करोगे, आपको थोड़ा सा 1 मीटर का डिस्टेंस मिला और आप दौड़ने लगे, फिर जाके किसी से टकरा जाओ। तो वैसे ही मैंने बोला अली से कि भाई अली के पास v1 वेलोसिटी आई और वो उस v1 वेलोसिटी को लेके दौड़ने लगा और जाके प्रीत से टकरा गया। प्रीत पानी पीना बंद कर, टकरा गया उससे वो, ठीक है। तो वहां पर वो अपने मोशन को रोक देगा और वापस से फ्रेश स्टार्ट लेगा, क्योंकि फील्ड थोड़ी ना बंद होगी। तो उसके पास जो वो कंपोनेंट आया था वेलोसिटी का, वो थोड़ी ही देर के लिए था, फिर रुक गया, फिर स्टार्ट करेगा, फिर टकराएगा, फिर रुक जाएगा, फिर स्टार्ट करेगा, फिर टकराएगा, फिर रुकेगा, फिर स्टार्ट करेगा। दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। हाँ, ये तो मैं बोल स्लो रहा हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत इतनी है तेज बोलने की। तो बेसिकली अली के पास कोलिजन से पहले कुछ v1 वेलोसिटी आई, प्रीत के पास v2 वेलोसिटी आई, भीष्म के पास v3 आई, तनुष के पास v4 आई। ऐसे हम सब के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई कोलिजन से पहले। अगर उन सब वेलोसिटी का एवरेज लिया जाए, v1 प्लस v2 अप टू vn, तो इस एवरेज को ही हमारे इलेक्ट्रॉन की क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से सुनना मेरे डेफिनेशन। Drift velocity is the average velocity gained by the free electrons of the conductor. I again repeat, drift velocity, मैं लिख ही देता हूं, it is the average velocity gained by the free electrons of the conductor between two successive collisions in the opposite direction of external field. Drift velocity क्या है? It is the average velocity. जैसे प्रीत को कोलाइड करने के पहले इसकी वेलोसिटी 5 थी, तो द्वारकेश की लेट से 2 थी, रोहित की 3 थी, नुपुर की 4 थी, सौम्या की 5 थी। तो हम सबकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन हुई थी कोलाइड करने के पहले ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं सबकी वेलोसिटी को लेके एवरेज निकाल दूं तो एक फाइनल आंसर मिलेगा, वही मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। Drift velocity is the average velocity gained by the free electrons of the conductor electric field. मेरी आवाज आ रही है? ओके, वो मुझे कॉल आ गया बीच में। ठीक है, सो अभी तो आ रही होगी। ये पहली चीज है आज की क्लास में पढ़ाई हुई जो एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो पांचू। सर मतलब ये जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मतलब कोलिजन के बाद भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही जाएगी। हाँ, कोलाइड करेगा, रुकेगा फॉर अ मोमेंट, फिर स्टार्ट कर देगा, फिर रुकेगा, फिर स्टार्ट कर देगा, फिर रुकेगा, फिर स्टार्ट कर देगा। रुकना नहीं है, क्योंकि मान ले तू दौड़ रहा है, कंटिन्यू दौड़ रहा है, मैंने देखो सामने से फोर्स लगा था, फिर भी तू दौड़ रहा है, तो तू रुका हुआ क्यों है? ऊपर नीचे मतलब कहीं पे तो जाएगा ना वो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलो? टकरा के मतलब वो इलेक्ट्रॉन मतलब कोलिजन के बाद दूसरी डायरेक्शन में जाएगा ना कुछ सेकंड के लिए, मतलब रुकेगा, जाने लगेगा। बट तू सोच ना, तुझ पे अगर फोर्स ही एक डायरेक्शन में लग रहा है तो ओवरऑल तेरे को जाना तो उसी डायरेक्शन में पड़ेगा। एवरेज अगर मैं निकालूं, तुझे रोका, तू आ रहा मेरी तरफ दौड़ते हुए, मैंने तुझे सामने से रोक दिया, टक्कर मार के तू रुक गया,
बट अगर देखो अभी भी फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो जैसे ही मैं हटूंगा वापस से तो उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा। ओके, मतलब जो ऑब्स्टिकल से वो मतलब कोलिजन हुआ है वो ऑब्स्टिकल हट जाएगा। ऑब्स्टेकल ये तो ऐसा है, मतलब मूवमेंट हो रहा सॉरी है, ऐसे। वो हटा, थोड़ी जगह हुई, वापस दौड़ने लगा, फिर टकरा जाएगा, फिर टकरा जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा, पर उसमें फोर्स लगेगा, वो मूव तो करता रहेगा। अब अंदर जाके तो नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी एवरेज वेलोसिटी को नाम दिया गया। अब एक चीज बताओ, जब मुझे कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट मिला v1, उसको लेके मैं दौड़ने लगा, तो टकराने तक मुझे कुछ तो टाइम लगा होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, जैसे प्रीत ने स्टार्ट किया वो द्वारके से टकराने वाला था, टकराने में उसको 1 सेकंड का टाइम लगा, बट वरुण को बीच में से टकराने में 2 सेकंड का टाइम लगा। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन सबका कुछ ना कुछ टाइम होगा, किसी को T1 टाइम लगा, किसी को T2 टाइम लगा, किसी को T3 टाइम लगा, कोई T4 टाइम में जाके टकराएगा, कोई T5 टाइम में जाके टकराएगा। अगर मैं उन सभी टाइम को का एवरेज ले लूं तो उस टाइम को क्या बोला जाता है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज द एवरेज टाइम दैट elapses बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम था वही उनका रिलैक्सेशन टाइम होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। What is drift velocity? It is the average velocity gained by the, कौन गेन कर रहा है? Free electrons of the conductor. किस डायरेक्शन में? In the opposite direction of external applied electric field between two successive collision. और जो कोलिजन का टाइम होता है, अगर हर इलेक्ट्रॉन के टाइम को निकाल के एवरेज ले लिया जाए तो वही क्या बन जाएगा? उसका रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। डन। ये दो डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको डबल टिक ट्रिपल टिक करके रख लो, काम आ जाएगी। अब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे कि अभी हाल तो मैंने डेफिनेशन समझी, डेरिवेशन से इसका फॉर्मूला क्या आएगा वो समझ। ऑलराइट, वरुण अपने एंड में करे, डाउट दिमाग में रख, एक बार जब ये खत्म कर दूंगा टॉपिक तब अपने एक साथ ले लेंगे डाउट। ओके, तो चलो भाई डेरिवेशन करते। इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल और अगले डेरिवेशन डिपेंडेंट होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, हेडिंग डाल लेते हैं एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियली अगर मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया कंडक्टर के अक्रॉस, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी? इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, when no potential difference is applied across the end। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस की बात करूं तो उनके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, विच इज थर्मल वेलोसिटी। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास, किसी के पास u1, किसी की वेलोसिटी u2, किसी की वेलोसिटी u3 अप टू un, इन सब का एवरेज क्या मिल रहा था? 0। अच्छा, दो चीजों के बीच में डिफरेंस समझ लो। एक होता है कैपिटल N, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक होगा स्मॉल n, उसको बोला जाता है नंबर डेंसिटी। अभी मैंने आपको वही नंबर डेंसिटी की वैल्यू दी थी। मैंने कहा कि एक कंडक्टर के अंदर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है, तो वो होती है नंबर डेंसिटी, एंड इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
number density is defined as number of electrons per unit volume. तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N बाय V से। तो ये याद रखिएगा, ये क्योंकि इस चैप्टर में बहुत आएगा काम। कैपिटल N है वो डायरेक्टली नंबर को रिप्रेजेंट करता है और पर यूनिट वॉल्यूम के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल n। ये वाली पिक्चर क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में तो कोई मूवमेंट नहीं है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। बट अब बात आती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक एक्सेलरेशन आता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सेलरेशन आया which is F is equals to EE, माइनस साइन के साथ F को लिख दिया MA, और वो एक्सेलरेशन कितना मिला, माइनस EE बाय M। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, हर इलेक्ट्रॉन को इतना एक्सेलरेशन मिला। इस एक्सेलरेशन की वजह से उनके पास एक और वेलोसिटी का कंपोनेंट आया विच इज v1। हर एक के पास v1 कुछ वेलोसिटी आई होगी, v1 v2। तो मैं बोलूंगा भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के पास आई v1 वेलोसिटी, और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होगा, u1 प्लस at1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी आई v2, उसका वैल्यू कितना होगा, u2 प्लस at2। एक्सेलरेशन सबके लिए सेम ही है। थर्ड के पास v3 आई, u3 प्लस at3 एंड सो ऑन। तो ये चले जाएगा vn तक, यहां आ जाएगा un, ये सब सबस्क्रिप्ट में है, ये आ जाएगा atn। तो अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी हो, तो अभी मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब v1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं इधर से, तो v1 की जगह लिख दिया u1 प्लस at1, फिर v2 की जगह लिख दिया u2 प्लस at2 प्लस डॉट 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 अप टिल un, उसकी जगह लिख दिया un प्लस atn। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस पार्श्व, दिस इज थर्मल वेलोसिटी जिसका एवरेज 0 निकल के आता है। अब मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूं, तो अगला स्टेप देखना आपको समझ आया कि नहीं आया। u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n, ये टर्म्स ले ली मैंने, प्लस a सबके लिए सेम था, तो ये a को अलग रखा, एंड टाइम को ले लिया अलग से, t1 प्लस t2
अप टू Tn डिवाइडेड बाय n। तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को मैंने सिर्फ अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया और डिनोमिनेटर को सेपरेट आउट कर दिया। ये समझ में आया? ओके गुड। बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो दिख नहीं रही है पिंक वाली, वहां से पहले वाले पार्ट का आंसर तो 0 ही हो जाएगा, इसका एवरेज तो 0 आ रहा था। प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, माइनस में E बाय m, और इस एवरेज को हमने कुछ नाम दिया था प्रीवियस पेज पर, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया टाउ से। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला VD का क्या बन गया, VD इज इक्वल्स टू माइनस E टाउ बाय m। दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, समझ ही जाओगे मॉड लगाऊंगा तो माइनस साइन हट जाएगा। तो ये E टाउ बाय m जो न्यूमेरिकल में ज्यादातर फॉर्मूला काम आएगा, तो ये आपका फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। पेज स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाता है। कोई मुझे ये बता सकता है, चैप्टर 2 में मैंने रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलवाया था 2.2 में, E और V के बीच का रिलेशन क्या था वो? भाई आज प्रीत बोल ही दे अब तू। E is equal to minus dV by dr। माइनस dV बाय dr। बट न्यूमेरिकल में मैंने कहा था कि हम क्या यूज करेंगे, V by r। V by L, V by R, V by D, इस तरीके से। ओरिजिनल फॉर्मूला वाज E is equals to minus dV by dr। माइनस तो कुछ सिर्फ दूसरी चीज बताता था, मैग्नीट्यूड ले आ जाता है। तो ऊपर क्या है पोटेंशियल, नीचे क्या डिस्टेंस, पोटेंशियल डिस्टेंस। तो जनरली हमने कैपेसिटर के तीनों डेरिवेशन में भी ये फॉर्मूला यूज किया था, E is equals to V by D। तो यहां से अगर मुझे E को रिप्लेस करना हो तो मुझे उसकी जगह V और L लगाना पड़ेगा, V by L, क्योंकि मैंने तो बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो मैं क्या करूंगा, इस VD के फॉर्मूले को E की जगह E, टाउ की जगह टाउ और M की जगह M, पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करके लिख दूंगा V by L। तो अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड ना देकर बोल दिया जाए भाई एक बैटरी लगाइए 5 वोल्ट की एक 2 मीटर लेंथ के कंडक्टर के अक्रॉस, तो आपको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है, आप V by L रख के भी आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेकर आ सकते हो। क्लियर है यहां तक? अब यहीं से आ जाते कौन कौन से फैक्टर आपको ऐसे दिखते हैं जिससे एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफेक्ट करेगी। क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चेंज करवाया जा सकता है? भाई वो तो फिक्स हो गया भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁹ वो चेंज नहीं करवा सकते। तो चार्ज का वैल्यू फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करवाया जा सकता है, फिक्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आधी क्लास को नहीं पता हो, बट फिर भी ना तो कर रहे हैं। 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। हालांकि फिजिक्स के पेज नंबर 1 पे ये दी जाती है, बट अब उसके भरोसे रहोगे तो हो गया तुम्हारा काम। तो इस फॉर्मूले में E और M तो भाई मैं बोल सकता हूं चेंज नहीं करवा सकते हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उन पर डिपेंड नहीं करने वाली। बट बाकी बची हुई 3 फिजिकल क्वांटिटीज वी कैन चेंज। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं फ्रॉम अबव इक्वेशन
VD is directly proportional to potential difference. अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी एज पर दी गिवन फॉर्मूला. VD is inversely proportional to L. अगर आपने लेंथ बढ़ाई तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी. एंड VD is directly proportional to tau. अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी. पर यहां पर अभी रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है वो तो बात ही नहीं की हमने, तो वो बात भी करनी चाहिए. तो एक कॉमन क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये है, ऐशा ये पता लगा आपको? ओके, आई होप आपका फोकस पूरा इधर ही है. अगर मैं कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दूं, मेरा मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ना चाहिए और क्यों? दूसरों को मौका. चौधरी जी ने आज हैंड रेस किया, इनको मौका देते. सर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. कैसे पता लगा? आंसर तो यस, तूने सही बोला. सर वो कूल डाउन कम होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा. हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडम मोशन बढ़ेगा. रैंडम मोशन मतलब उनकी स्पीड बढ़ेगी. स्पीड बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी टकराएंगे. जल्दी जल्दी टकराएंगे तो बेसिकली टाइम तो कम हो गया ना टकराने का. तो याद रखिएगा एक चीज, कहा गया हमारा वो पेज मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ना मिले तो. सर मैं म्यूट हो जाऊं? अरे हो जाओ. यहां पे जो रिलैक्सेशन टाइम है हमारा, दिस रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर. मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा. एक चीज आप प्लीज याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली रिलेटेड आर टू डिफरेंट थिंग. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तब आता है जब मुझे ये फॉर्मूला था मेरे पास, इसकी हेल्प से मैं बता सकता था VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. बट मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो ये बताए कि टेम्परेचर एंड रिलैक्सेशन टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड. सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे दे रहा हूं, लॉजिक के बेसिस पे दे रहा हूं. तो अगर आपको कोई बोले कि मैंने टेम्परेचर डबल कर दिया तो बताओ रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हाफ बोल के मत आ जाए. वो तभी पॉसिबल था जब इनके बीच में कोई फॉर्मूला होता. तो आपको यही बताना है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज. अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो इट विल इंक्रीज. तो इंक्रीज डिक्रीज में आंसर आएगा. एग्जैक्ट टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते हो आप, इसलिए मैंने इनवर्सली रिलेटेड लिखा है, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यस कश्मीर. सर उसका रीजन क्या है? इनवर्सली रिलेट होने का हाँ. अभी वही तो बताया कि अगर तूने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा तेजी से मूव करेगा. हाँ. ज्यादा तेजी से मूव करेगा तो टकराने का टाइम कम हो जाएगा, फटाक से पहुंच जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास. That's why it is inversely related कि as temperature increases relaxation time will decrease but not in exact proportion कि जितने अमाउंट से वो बढ़ रहा उतने अमाउंट से ही. अब एक चीज बताओ, अगर यहां पर मैं रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ना कि भाई टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. तो ये रिलेशनशिप भी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस के लिए याद रखना है आपको. ये आपको अपने पेज नंबर 135 पे मिल जाएगा, जो नोट्स मेरे पास खुले हुए हैं. अब वो CBSE के GSCB के पता नहीं, एक ही नोट्स खुला हुआ है. तो ये मैंने आपके उस पेज का पूरा पार्ट कवर अप कर दिया. अब मैं आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन करवा के सेशन की एंड कर देता हूं. थ्योरी वाइज सेशन कंप्लीट हो चुका है. बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन नहीं था, बेसिक चीजें की हुई है. एक बार देखोगे याद हो जाएगा, छोड़ोगे भूल जाओगे, वो तो हो ही रहा है.
चलिए, सो इसी के ऊपर बेस्ड अपने न्यूमेरिकल करते हैं। तो नोट्स तो दोनों खोलने ही पड़ेंगे। तो सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 11 इकलौता न्यूमेरिकल है, और जीएससीबी का क्वेश्चन नंबर वो होगा 15। बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला आपको आता है तो जीएससीबी का ये है क्वेश्चन नंबर 15 एंड सीबीएसई का ये है 11। आपको चार्ज का वैल्यू दिया गया है, Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स T माइनस 3T स्क्वायर प्लस 10TQ, और बोला है करंट निकालो इनिशियली। इनिशियल करंट का मतलब होता है जब टाइम का वैल्यू 0 हो। तो पहले करंट आना तो चाहिए, क्या होगा? तो करंट एट एनी टाइम t का फॉर्मूला होगा dq बाई dt। अगर मैं इस चार्ज का डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे करंट का एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है ये? तो d बाई dt, q का वैल्यू 2t माइनस 6t स्क्वायर प्लस 10t क्यूब। हर एक स्टेप दिखा रहा हूं ताकि जिसको थोड़ा भी डाउट है इसमें वो उसको ना रहे। मैंने सेपरेट कर दिया। रूल के अकॉर्डिंगली 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और पीछे क्या बचेगा? dt बाई dt विच इज 1। पावर रूल कहता है कि अगर एनीथिंग रेस टू द पावर n, मतलब x रेस टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो रूल होता है xn n माइनस 1, nx n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, वो लगाऊंगा इधर। 6 बाहर आ गया, और t स्क्वायर पावर कितनी है? 2, तो 2t 2 माइनस 1 प्लस 10 बाहर आ गया, 3t 3 माइनस 2। ये फॉर्मूला अगर याद ना हो तो लिख लेना बाजू में। तो 2 माइनस 6 इंटू 2 12t प्लस 10 इंटू 3 30t स्क्वायर। ये आपका करंट एट एनी टाइम आया, और यूनिट लिख देना एम्पियर। अब ये तो करंट का इक्वेशन आया, आपको बोला है इनिशियल करंट निकालो। इनिशियल मतलब जब टाइम का वैल्यू क्या हो? 0। सब जगह टी का वैल्यू 0 रख दो, बचेगा क्या? सिर्फ 2 एम्पियर, 2 amps. Good. Clear? All right, Shani. This is your question number 11 and 15 as per your notes. अब क्वेश्चन नंबर में करवाऊंगा 9, या टालू ना? ठीक है। इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 ये तो सीबीएसई का है, और 14 जीएससीबी में होगा। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L दे दी गई है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल V है। अब क्या किया? इसी कंडक्टर को लेके गए और एक ठीक है, अब नया कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया सेम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करके। तो अगर इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी vd थी, तो इस वक्त चेंज होके कुछ vd डैश हो जाएगी, तो वो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालना है। तो पहले देखो, वी नो दैट vd इज इक्वल टू e v tau बाय ml। डिराइव करवाया था ये फॉर्मूला भी हम। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर L डैश का वैल्यू 3L कर दिया जाए, देखो ओरली आंसर करना तो मैंने आपको बताया लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर लेंथ को 3 गुना बढ़ाया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स कम हो जाएगी। ये आया 1 मार्क्स के लिए, पर 2 मार्क्स के लिए आपको स्टेप्स बताने पड़ेंगे।
have to show some steps. तो मैं वही बता रहा हूँ, vd dash is equals to e v tau by m l dash. L dash की वैल्यू 3l. अब 1/3 को अलग निकाल लिया और पीछे रख दिया e v tau by ml. बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये तो vd है, तो vd is equals to vd dash is equal to vd by 3. तो आपकी नई वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3 टाइम्स कम होगी. इस तरीके से स्टेप्स बताने आप. कुशल क्लियर है तुझे? ओके. यूवी, अली, देवम, नुपुर कहाँ गई? हेलो नुपुर धीर क्यों नहीं आ रहा? मतलब तू कांटेक्ट में रहती है सेम स्कूल वाले, मुंबई गया है। एग्जाम है इसलिए? नहीं वो मुंबई गया है। और तेरा मुझे आवाज ही नहीं आ रहा है. हेलो यस नुपुर. सर वो मुंबई गया है। वाह, कोरोना में ये मुंबई घूम रहे, हमें घर से नहीं निकल अरे रहे. उसके घर की कोई पैकिंग करनी थी। ठीक है. एग्जाम तो देगा ना? क्या पता सर वो दूर है। स्कूल की. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई. क्वेश्चन नंबर 16 जीएसईबी. डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये तो हो सकता है. It is the average velocity gained by the free electrons of the conductor in the opposite direction of external field. ये लिखना बताना जरूरी है क्योंकि वो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम बता देते हैं. फिर आया था राइट इट्स रिलेशनशिप विद रिलैक्सेशन टाइम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो भाई यही वाला फॉर्मूला है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम. ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में वो फॉर्मूला, माइनस ई टाउ बाय एम. नेक्स्ट पार्ट, अगर हम पोटेंशियल को डबल कर दे और लेंथ को हाफ कर दे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब यही सेम क्वेश्चन वापस करूंगा जो पहले वाला करवाया. तो मान लेते इनिशियली ड्रिफ्ट वेलोसिटी वापस से कितनी है? ई वी टाउ बाय एम एल. बट अब उन्होंने बोला है कि पोटेंशियल वी डैश को कर दिया ट्वाइस, यही बोला है ना, 2 टाइम्स, और एल डैश को कर दिया एल बाय 2 हाफ. तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? तो ई वी डैश टाउ बाय एम एल डैश. वी की जगह लिख दिया 2v, एल डैश की जगह लिख दिया एल बाय 2. ये 2 ऊपर जाके 4 बन गया और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको vd लिख सकता हो. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओरिजिनल से कितनी हो चुकी होगी? 4 टाइम्स ज्यादा, 4 टाइम्स. समझ में आ गया? इजी था ना? यस भाई, 4 टाइम्स जिसने लिख के भेजा वो सही. प्लीज ओके, ठीक है भाई. सो डाउट वाले लोग रुक जाओ, 5-10 मिनट जितना रुक सकते हो. बाकी सब जा सकते हो. 3.1 कंप्लीट हो गया है. 3.2 स्टार्ट करूंगा. होमवर्क है 3.1 का, सब करके आना. हाँ, 3.1 तक का होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए. और 2 चैप्टर की लास्ट डेट मंडे दे दी है मैंने चैप्टर 2 के लिए. सफिशिएंट टाइम है, 1 हफ्ते बाद तक की दे देता हूँ. ट्यूसडे को खत्म हुआ था, मंडे को एक्सपेक्ट कर रहा था, 1 हफ्ते बाद. और ट्यूसडे को सेशनल टेस्ट है आपका 2.34 वाला.